क्रोमोसोमल थ्योरी यह बताती है कि लक्षण जो होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होते हैं और लक्षणों को ले जाने के लिए जो जीन होते हैं वह भी क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वंशागति तो लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला पार्ट है। इसके पहले कुछ पार्ट आ चुके हैं जिसको आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा और अपने कमेंट जरूर दिया करें। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये किसने प्रपोज किया था और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी हमें क्या बताना चाह रही है कि जो लक्षण है, कैरेक्टर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यदि हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है सबसे पहले वेल्डियर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1888 में केंद्रक में उपस्थित गहरे रंग के सूत्रवत इकाइयों को गुणसूत्र, मतलब सबसे पहले जो है पहली बात तो ये है कि क्रोमोसोम होते क्या है। तो क्रोमोसोम को जानने के लिए यदि हम देखें तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई डीएनए है, ठीक है, ये क्या है बेटा, डीएनए है। और ये डीएनए जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडलित होता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है जब ये क्या होता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब ये हिस्टोन प्रोटीन से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन से जब ये क्या हो जाता है, बंध जाता है, तो ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है किस तरीके से इसमें बाइंड करेगा, तो इसमें जो है कुछ इस तरीके से ये बाइंड करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से बहुत सारे ये क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है आगे जाकर क्या करेगा, और कंडेंसेशन होगा और ये इस तरीके से एक संरचना का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। और बेटा ये संरचना जो है आगे जाकर इसके सराउंडिंग में एक झिल्ली का, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है और यही मेम्ब्रेन आगे जो है जब मैच्योरेशन की ओर जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है, क्रोमोसोम का, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। तो इसी को समझाने के लिए जो है, इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से अपने मत को प्रस्तुत किया। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वाल्डियर नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले 1888 में बताया कि केंद्रक में, कहां पर बेटा, न्यूक्लियस में, मतलब केंद्रक में क्या होता है, एक गहरे रंग का सूत्रवत इकाई, सूत्रवत का मतलब होता है सूत्र, पतले धागे के समान इकाई होती है जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, गुणसूत्र दिया। किसने दिया, ये वाल्डियर ने दिया। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो 1900 में क्या बताया कि यहाँ पर 3 साइंटिस्टों ने, डीवरीज, कोरेंस और शेरबाख ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों को वंशागत संबंधित मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मेंडल जो है, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, उनके जो नियम था, जो उन्होंने नियम प्रस्तुत किए थे, तो उन्होंने जो नियम दिया था तो ये दिया था कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो एक पीढ़ी छोड़कर अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं।
तो उन्हीं के जो उनका फेलियर था, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए इन्होंने क्या किया, रिडिस्कवर किया। और इन्होंने बताया, किसके बारे में बताया, मेंडल के जो वंशागत संबंधी जो नियम थे उनके बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर अगले एक साइंटिस्ट हैं सन 2000 यानी 1902 में सटन और वावेरी, दो साइंटिस्ट हैं। कौन है? सटन एंड वावेरी। एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दिया, जिसे हम बोलते हैं आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक गुणों कि है ना कि इकाइयां कारक अथवा जीन्स के द्वारा होती है। मतलब क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर ये कहते हैं कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो आनुवंशिक गुण होते हैं, इनकी जो इकाइयां हैं, कारक है, जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मतलब इनका कहना था कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, वो क्या है? गुणसूत्रों में विभाजन के द्वारा, जब इनका गुणसूत्र का डिवीजन होता है, उसी के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये किसने बताया था बेटा? सटन एंड वावेरी ने बताया था। ध्यान रखना, यहाँ पर जो सटन एंड वावेरी है, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया बेटा? सटन एवं वावेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे यदि हम देखते हैं, क्या है? सटन ने क्रोमोसोम के संयोजन के ज्ञान को, है ना, जानकी मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागत का क्रोमोसोमल सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब जो सटन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, उसके विसंयोजन, विसंयोजन का मतलब समझते हो आप? तोड़ना। विसंयोजन का मतलब होता है तोड़ना, है ना। तोड़ने के ज्ञान की मेंडल सिद्धांतों के साथ जोड़कर, मतलब जो मेंडल का सिद्धांत है उससे क्या किया? इन्होंने रिलेट कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। अब क्रोमोसोम बाद में सिद्धांतों के प्रयोगात्मक, है ना, सम्यापन किए और यौन जनन उत्पादन में विभेदन के लिए खोज के आधार पर क्या की? नींव डाली। मतलब यदि आप देखोगे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, उसके आगे जाने वाले कैरेक्टरों, लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मोर्गन, जिन्होंने फल मक्खी, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नाम की जो है फल मक्खी है, पर काम किया, जो कि ऐसे अध्ययनों को उपयुक्त पाए। यानी इन्होंने इसको जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बाय द एक्सपेरिमेंट, किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? फल मक्खी, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, है ना, जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अब इस पर उन्होंने क्या किया? इन अध्ययन को, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में क्या किया? इसमें स्टडी किया। पहला, इन्हें प्रयोग में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। मतलब इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो जीवन चक्र होता है 2 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। इनमें एकल मैथुन विशाल संख्या में संतत मक्खियों का उत्पन्न कर सकता है। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि इनमें जो है एक जनन, मतलब एक बार जनन के पश्चात, ये एक बार जनन के पश्चात जो है कई सारे जो हैं मक्खी को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये देखा
कि जो फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, जब ये जो है एक बार रिप्रोडक्शन करती है तो इस रिप्रोडक्शन के थ्रू वो बहुत सारी फल मक्खियों को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। एक ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था, साथ ही यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था वो क्या था, डिवाइडेड था। नर और मादा आसानी से पहचान की जा सकती है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते थे, मेल और फीमेल को आसानी से पहचान सकते थे, जान सकते थे। साथ ही इसमें आनुवांशिक विविधता के अनेक प्रकार थे जो काम क्षमता है ना माइक्रोस्कोप से देखा जा, मतलब क्या था, इनमें जो जेनेटिक वेरिएशन थे, है ना, जो आनुवांशिक विभिन्नता थी, ये बहुत कम थी, जिसमें हम कम पावर के माइक्रोस्कोप में भी इसे आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हम क्या कर सकते थे, पहचान सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता में यानी गुणसूत्री सिद्धांत को जो है मेलानोगास्टर पर इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था और अध्ययन किया था उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो अगला है जिसका नाम है सहलग्नता। अब सहलग्नता होता क्या है ना, तो लिंकेज का काम होता है एक पीढ़ी से दूसरी, इसका नाम ही दिख रहा है आपको, लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंक करने वाला, जोड़ने वाला, तो ये लिंक करने का काम कर रहा है ना। तो लिंकेज क्या होता है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो आनुवांशिक लक्षण हैं उनके बारे में ये बताने का प्रयास करता है। कैसे, जब किसी लक्षणों की जीन लिंग, ठीक है, जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो तो इसे लिंग सहलग्नता कहते हैं, तथा ऐसे जीन लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब जब जो लक्षण है वो किस पे हो, लिंग गुणसूत्र में हो। लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन है इसमें जो है लिंग गुणसूत्र जो होता है, इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, यदि मेल है यानी यदि पुरुष है तो उसमें क्या होगा XY, और यदि स्त्री है तो यहां पर क्या होगा X and X। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की संलग्नता को हम क्या बोलते हैं, लिंग संलग्नता। लिंग संलग्नता में जो है इसके प्रकार क्या है, तो X प्रकार है ना, यह X संलग्नता ऐसे लक्षण जिनकी जीन X गुणसूत्र पर पाई जाती है। ठीक है, तो X लिंग संलग्न लक्षणों को वंशागत नर एवं मादा दोनों के द्वारा होता है। मतलब क्या हुआ कि जब X जो संलग्नता है जब किसी X गुणसूत्र में होता है तो ये जो है नर और मादा दोनों के द्वारा, दोनों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। X संलग्नता के उदाहरण जैसे ड्रोसोफिला के आंखों का रंग, ठीक है, यानी ड्रोसोफिला के आंखों का रंग यदि हम देखें तो लाल आंख वाली जीन है ना, W सफेद आंख वाली जीन को प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर ड्रोसोफिला विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप मिलते हैं। मतलब यदि देखें कि यहाँ पर लिंग सहलग्नता को जो प्रदर्शित करने वाला उदाहरण है वो ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला में जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो उसकी आंखें हैं, उसके आंखों की का जो कलर है वो लाल कलर का है, और उसमें जो है सफेद रंग का भी क्या होता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें इन्होंने ये पाया कि एक आंख में दो तरह के लक्षण जो है प्रदर्शित हो रहे हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर X यानी X+ और X+ जो है लाल आंखों वाली मादा होती है, प्लस जो है यदि हम देखते हैं X+ XW जो है लाल आंखों वाली मादा होती है, XW वाली होती है जो सफेद आंख वाली मादा होती है। अब यहाँ पर X++ X होता है, यहाँ पर लाल आंख वाले क्या होते हैं, नर होते हैं। X जो है W X जो है सफेद आंखों वाले क्या होते हैं, नर होते हैं।
तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या होता है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि होमोजाइगस जो होता है एक ही होता है जो XW को समझाया रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो जिन है ना प्रारूपों से स्पष्ट है कि मादा के आंखों के रंग के लिए या तो समयुग्मकी होता है या विषमयुग्मकी होता है, किंतु नर आंखों के रंग के लिए हमेशा हेमीजाइगस जो है कंडीशन होती है ना। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है, X+X जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस, या XW और X जो होता है तो उसे हम बोलते हैं हेमीजाइगस। समझ में आया? यानी जो फीमेल का जो रंग है, आंखों का कलर है, उसके लिए जो है कौन सा हेमीजाइगस जो है कंडीशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है या हेट्रोजाइगस होती है। लेकिन यहाँ पर मेनली हेट्रोजाइगस होती है, लेकिन मेल के कलर को प्रदर्शित करने के लिए, आंखों के कलर को सफेद प्रदर्शित करने के लिए जो है जो हेमीजाइगस कंडीशन होती है वो प्रदर्शित करता है आगे की ओर। आगे यदि हम देखें, इसी को लेकर जो है कुछ बीमारियों पे अध्ययन किया गया है, जिसमें से हीमोफीलिया एक है। ठीक है, इसको हम जो है हीमोफीलिया को एक ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लीडर्स डिजीज का मतलब क्या होता है, मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गया है, तो रक्त जो है बहता रहता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके के डिजीज को जो है ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया की जो जीन अप्रभावी एवं X संलग्न होता है, इसके आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो XX जो है वाहक मादा होती है, XX जो होती है रोगी मादा होती है, XX और XY जो होता है रोगी नर होता है। इसकी वंशागत क्रॉस वंशागत कहलाता है। ठीक है, वंशागति जो है क्रिस क्रॉस वंशागत कहलाता है। जैसे यदि आप देखोगे कि हीमोफीलिया दो टाइप के यहाँ है, ए और बी। तो ए जो होता है ये क्या होता है, ये रक्त स्कंदन कारक है ना, 5 नंबर जो होते हैं AHG एंटी हीमोफिलिक जो ग्लोबिन फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण होता है। ध्यान समझना, मतलब क्या हुआ कि जो कि रक्त को जमाने वाला जो फैक्टर होता है उसकी कमी के कारण ये होता है। ठीक है, यह समयुग्मी अवस्था में घातक दर्शाता है। इसी तरह से यदि हम हीमोफीलिया बी को बात करते हैं तो यह रक्त स्कंदन कारक जो है 9 जो है PTC जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर की कमी के कारण होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? अगला यदि हम देखते हैं वर्णांधता, एक तरह से ये क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है, ये कलर यानी विजन की तरह से डिजीज को ये शो करता है, यानी कलर के डिफेक्शन को शो करता है। कौन सा, वर्णांधता। तो यदि हम देखते हैं कि खोज जो है हॉर्न ने की थी वर्णांधता की, वंशागत हीमोफीलिया के समान ही होता है, यानी ये इसका जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये स्थानांतरित होता है, किंतु वर्णांधता एक घातक जो है बीमारी को प्रदर्शित करता है, यानी ये एक तरह से घातक बीमारी नहीं है वर्णांधता, ध्यान रखना ही। लेकिन हीमोफीलिया है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रात के समय जो होता है रोगी को रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहां पर वर्णांधता जो होती है कितने टाइप की होती है, तो यहां पर आपको 2 टाइप के दिखेंगे। प्रोटोनोपिया जो है यह लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, मतलब क्या होता है, इसमें लाल रंग जो होता है उसको हरे रंग की तरह दिखाई होगा, मतलब ये लाल रंग में डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता है, यानी विभेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर ड्यूटेरोनोपिया जो है यह हरे रंग के लिए होता है। वर्णांधता की जांच, ठीक है, के द्वारा हम जांच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको पता लगा सकते हैं। यदि आप देखोगे कि यहाँ पर हीमोफीलिया और जो है
वर्णांधता जो है दोनों एक तरह से डिजीज को शो कर रही हैं, रोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा यदि आप देखोगे कि क्या हो रहा है, हीमोफीलिया जो है एक तरह से ऑटोसोमल डिजीज यानी लिंक जो है डिजीज है, जो कि रेसेसिव कैरेक्टर को शो करता है, अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर वर्णांधता भी जो है एक तरह से जो है रेसेसिव कैरेक्टर को शो करता है, जिसको हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। इन्हीं चीजें से समझ में आए तो बेटा ये था कि क्या वर्णांधता और क्या था कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्णांधता और कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कलर ब्लाइंडनेस एवं वर्णांधता ये एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले एक तरह के आनुवांशिक रोग को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यदि हम देखें तो यहाँ पर जो वर्णांधता है और जो जिसको हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया, ये एक ऐसा डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से एक आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी में ब्लेडर्स यानी जिसको हम बोलते हैं रक्तस्राव, और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है विजन, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें तो दोनों रोग जो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों रोग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, एक लिंग अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपने आप को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, साथ साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हमारे से जुड़े रहें। और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, साथ साथ अपने दोस्तों तक भी ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।